So hello everyone, let's get started to another part of the sociology PYQ of June 2025. So first question is, which type of research study the socio-economic characteristics of residents of community? मतलब ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी टाइप है रिसर्च की जो स्टडी करती है सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, तो देखो इसका आंसर है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्यों? रीज़न बीइंग क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो फोकस करती है आपका डिस्क्राइब करती है। ठीक है, किस चीज़ को डिस्क्राइब करती है? जो किसी भी चीज़ की, जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो उसकी प्रेजेंट कंडीशन को बताएगा वो। ठीक है, प्रेजेंट कंडीशन को बताएगा वो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएगा, साथ में वो बिहेवियर को बताएगा या फिर उसकी सिचुएशंस बताएगा वहाँ के लोगों की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कौन किस में डिस्क्राइब होती हैं? ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में होती हैं। वहीं अगर मैं आपसे एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं तो बेसिकली जो रिसर्चर्स होते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को डिस्क्राइब करते हैं, तो वहाँ की चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। अब वो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी होती हैं, जैसे कि इनकम की उन्होंने बात कर ली, या फिर एजुकेशन की बात कर ली, या ऑक्यूपेशन की बात कर ली, या कास्ट एटेक्स्ट्रा। ठीक है, तो जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ें वो डिस्क्राइब करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड हम बात करें किसकी, एक्सप्लोरेटरी की, तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी जो टॉपिक होता है ना, रिसर्चर्स उसको क्या करते हैं, कोई भी जो टॉपिक न्यू होगा ना तो उसको क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में मान लो कोई भी XYZ टॉपिक है तो उसके बारे में क्या करेंगे, कोई लिटिल इन्फॉर्मेशन है तो उसको ना वो क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप करेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, वो आइडिया को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से जो क्या जनरेट करते हैं, एक हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। ठीक है, देन बात करते हैं हम कोरिलेशन की। कोरिलेशन मतलब हो गया कि दो किसी वेरिएबल्स के बीच में क्या कर रहे हैं, रिलेशन को देख रहे हैं, कोई भी को उसका रिलेशन देख रहे हैं आपस में। जैसे कि एग्जांपल से समझो कि रिलेशन बिटवीन, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन एजुकेशन और इनकम के बीच में, या फिर कोई रिलेशन देख रहे हैं कि सोशल मीडिया, प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं और लोग, और उससे एंजाइटी कितनी हो रही है लोगों को, कि लोग जेलस हो रहे हैं कि मेरे पास तो अभी इतना नहीं है और ये इतना कुछ कर रहे हैं, है ना, सोशल मीडिया से। तो ये क्या हुआ, ये वेरिएबल्स को कोरिलेट करके देख रहे हैं कि यहाँ पे कोरिलेशन पता करने की कोशिश कर रहे हैं। देन आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंट रिसर्च में क्या होता है कि जो रिसर्चर्स हैं वो टेस्ट करते हैं किस चीज़ का, कॉज एंड इफेक्ट का। ठीक है, अब वो देखते हैं कि भाई मानो कोई एक्स वेरिएबल है, ठीक है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, किसी और वेरिएबल का, तो वो क्या हो गया, कॉज एंड इफेक्ट, मतलब एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझो कि स्टडिंग टीचिंग मेथड्स इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, जैसे हम मानो कि टीचिंग मेथडोलॉजीज़ पढ़ते हैं, तो हम टीचिंग मेथडोलॉजीज़ पढ़ रहे हैं तो उससे लर्निंग आउटकम्स क्या निकल रहा है, तो ये क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल हो गया ना। इस चीज़ को पढ़ने से इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल। तो आई होप ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, सॉरी, ओके। सो एक्सप्लोरेटरी समझ में आ गया, को डिस्क्रिप्टिव आ गया, कोरिलेशन एंड एक्सपेरिमेंटल। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देन हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, हु अमंग द फॉलोइंग एडिटेड मंथली पीरियोडिकल टाइटल द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे हिंदी में भी है, निम्नलिखित में से किसने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट शीर्षक की मासिक अवधि का पत्रिका का संपादन किया। तो देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए बेसिकली। तो इसका आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये एक्चुअली एक फ्रीडम फाइटर भी थे, ठीक है, और नेशनलिस्ट थिंकर भी रहे हैं। और जब भी ये इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की बात आएगी तो जो फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी GS गुरे को बोला जाता है, तो बेसिकली लोग इस पर ज़्यादा टेक करेंगे, बट दिस आंसर विल बी रॉन्ग। इसका आंसर है श्यामा कृष्ण मुखर्जी। देखो उन्होंने क्या करा था, एक्चुअली जो मुखर्जी साहब थे ये जो थे ना फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, इन्होंने फ्रीडम फाइटर थे ना, इंडियन के फ्रीडम में काफ़ी ज़्यादा योगदान भी दिया है। जैसे कि इन्होंने इंडियन हाउस का इस्टेब्लिशमेंट फाउंड करा था, कहाँ पे, लंदन में, किसका, इंडियन हाउस का, और एक जर्नल भी चलाया वहाँ पे। उस जर्नल का नाम था द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, और इसमें ये क्या करते थे, ये क्रिटिसाइज़ करते थे। अब क्रिटिसाइज किसको करते थे, क्रिटिसाइज़ ये ब्रिटिशर्स को करते थे, उनके कॉलोनियल रूल को करते थे। ठीक है, और जो है ये चीज़ क्या, और ये इंस्पायर भी करते थे किस चीज़ को, इंडियन जो रिवोल्यूशनरीज थे उन लोगों को। ठीक है, सो श्यामा कृष्ण वर्मा इज़ द आंसर। इफ़ आई विल टॉक अबाउट द GS गुरे, तो आपको पता ही है फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, जो जैसे कि इनका बहुत इंपॉर्टेंट जो है योगदान रहा है किस में, जैसे कास्ट स्टडीज़ में। ठीक है,
ठीक है, और उनका ट्राइबल स्टडीज़ भी इन्होंने करी है, इंडियन सोशियोलॉजी, अब इन्होंने इंडोलॉजी भी के थ्रू पढ़ा था, ठीक है। तो ही वॉज एसोसिएटेड विद द दीज थिंग्स। देन इफ़ आई टॉक अबाउट द इरावती कार्वे, अब मेरे को आप कमेंट सेक्शन बताओगे कि इरावती कार्वे किसकी स्टूडेंट रही हैं। ओके, तो इरावती कार्वे सोशियोलॉजिस्ट, इंडिया की पहली एंथ्रोपोलॉजिस्ट रही हैं, फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। एंड शी वॉज ऑल्सो द राइटर, इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट बुक भी है इनकी, ठीक है। मैंने एक लेक्चर भी इन सारे थिंकर्स पर रिकॉर्ड करके रख रखे हैं, तो आप यूट्यूब में मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। देन इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस भी रहे किनशिप को लेके, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया फैमिली स्टडीज़, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, ये सारी चीज़ें इनका रहा है। देन डीपी मुखर्जी है ना, डीपी मुखर्जी की अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये भी काफ़ी इंडिया के बहुत ही रिनोन्ड पर्सनैलिटी और सोशोलॉजिस्ट रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली इन्फ्लुएंस थे मार्क्सिज्म से एंड इंडियन ट्रेडिशन से, तो उसके पर्सपेक्टिव में ही क्या करिए इन्होंने स्टडीज़ करी है इंडियन सोसाइटी की। इनका अगर कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो इंडियन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी पे इन्होंने, ये इनकी बुक है, ठीक है। देन सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर, ये भी इनकी एक बुक है, सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक हैं इनकी। देन हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के श्यामा प्रसाद कृष्ण वर्मा के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। तो इसका फैक्चुअल क्वेश्चन है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जो द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है वो इन्होंने लिखी हुई है। देन फर्दर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 63 नंबर पे। हु आर्ग्यूड दैट डोमेस्टिक डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्टेड प्रायर टू द एडवेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, बट कैपिटलिज्म रीइंफोर्स द पब्लिक प्राइवेट डिवीजन ऑफ लेबर विच ऑल्सो एक्सकबरेटेड ड्यूरिंग दिस फेज। सो इन हिंदी ऑल्सो ये है क्वेश्चन, किसने यह तर्क दिया था कि श्रम का घरेलू विभाजन औद्योगिक पूंजीवाद के अवतरण से पूर्व विद्यमान था, परंतु पूंजीवाद ने श्रम के सार्वजनिक निजी विभाजन को भी पुनर्बलित किया, जो कि इस चरण में के दौरान बढ़ गया था। तो इसके लिए किसने काम बोला था, किसने आर्ग्यू करा था? देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करा गया है डोमेस्टिक डिवीजन ऑफ लेबर से, ठीक है। डोमेस्टिक डिवीजन ऑफ लेबर आप देखोगे तो आप सीधे क्या मारोगे, इमाइल डर्कहाइम, बट इमाइल डर्कहाइम इसका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रेडरिक ईगल ने इस पे बोला था ये बात, ठीक है। क्या बात बोली थी फ्रेडरिक ईगल ने बोला था कि जो विमेंस का जो ऑपरेशन है या शोषण है, ठीक है, वो कहाँ पे ज़्यादा होता है, वो अंडर पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर होता है, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर होता है, ठीक है, एंड कैपिटलिज्म के अंदर होता है, वहाँ पे इनका सबसे ज़्यादा ऑपरेशन होता है। और कैपिटलिज्म जो स्ट्रेंथन करता है किसके बीच में, सेपरेशन बिटवीन टू थिंग्स, जैसे कि पब्लिक स्पेयर मैन एंड वर्कफोर्स और प्राइवेट स्पेयर विमेन एंड होम। तो पब्लिक स्पेयर में क्या करेगा, ये सेग्रीगेट करता है मैन एंड वर्कफोर्स को, एंड प्राइवेट में करता है किसको, विमेन, जो कि होम में होती हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद सबसे ज़्यादा जो ऑपरेशन हुआ है वुमेन्स का, या उससे पहले भी होता आ रहा है, वो किसने बोला है, वो फ्रेडरिक ईगल ने बोला है। फ्रेडरिक ईगल बेसिकली इन्होंने क्या करा है, इन्होंने फैमिली पे काफ़ी ज़्यादा बोला हुआ है, फिर इन्होंने जेंडर इनइक्वालिटी पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा करी है। ये देखो ये चीज़ें इसलिए आप इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जब आप इसको रिटेन रखोगे, याद रखोगे, तो आपको एलिमिनेशन में काम आएगी और आप आंसर प्रॉपरली जो है दे पाओगे, ठीक है। डोमेस्टिक लेबर, देन इन्होंने कैपिटलिज्म और पैट्रियार्की पे भी बात करी। तो मतलब आप अगर फ्रेडरिक ईगल का आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप ये देखोगे फैमिली और इनइक्वालिटी और डोमेस्टिक लेबर, मतलब विमेंस पे एम्फेसाइज ज़्यादा करा हुआ है। थोड़ा सा और इनके बारे में बेसिक बता दूं फ्रेडरिक ईगल के बारे में, तो ये जर्मन के थे, जर्मन फिलोसोफर थे, ठीक है। और ये काफ़ी इनके बेस्ट नोन, ये कार्ल मार्क्स से काफ़ी करीबी माने जाते थे। तो इन्होंने जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में भी को ऑथर करी है, जो कार्ल मार्क्स की किताब थी। और बेसिकली यही है इनके बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। और ये इन्होंने जो फिलोसफिकल ट्रेडिशन दिया था डायलेक्टिक एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ये कार्ल मार्क्स के साथ ही इन्होंने दिया था, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द फ्रेडरिक ईगल। अब बात करते हैं हम किसकी, एंटोनियो ग्रैम्सी। सो जो हमारे एंटोनियो ग्रैम्सी हैं, इनको यहाँ देख लेते हैं, एंटोनियो ग्रैम्सी। तो ये हमारे इटली के थे और ये इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी के जो थे को फाउंडर भी थे, ठीक है। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी जो थी प्रिजन नोटबुक, ठीक है, नोटबुक। और इनके जो मेजर, अगर इनके की आइडियाज़ की बात करूँ तो इन्हें रूलिंग क्लास को कंट्रोल करने की काफ़ी ज़्यादा बात करी है, ठीक है। रूलिंग क्लास को कंट्रोल कैसे करते हैं, मतलब रूलिंग क्लास जो है वो कैसे सोसाइटी को कंट्रोल करती है, वो करती है कल्चर के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू एंड मीडिया के थ्रू। बिकॉज एज यू कैन सी इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के को फाउंडर भी रहे थे, तो इनको पता है कि सोसाइटी में, समाज में जो लोगों को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि कल्चर, एजुकेशन एंड मीडिया, ये तीन ऐसे पिलर हैं जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम सोसाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कुछ अपनी बुक किताबों के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे कल्चरल हेजेमनी,
cultural hegemony, then civil society, then we have another book is called ideological control. तो इन सब चीज़ों के लिए जाने जाते हैं ये, ठीक है, आपको ये याद रहेगा. देन मार्क्स, देन वी हैव मैक्स वेबर. मैक्स वेबर को ये बेसिकली इंट्रैक्शनिस्ट थे, ठीक है, डिफरेंट जो इंट्रैक्शंस हैं उससे जो भी वैल्यूज जनरेट होती हैं वो उनकी ये चीज़ें देख के थ्रू स्टडीज़ करते थे. तो ये इसका भी मैंने लेक्चर डाल रखा है इमाम और इनका, तो ये आप वहाँ पे जाके देख लेना. देन मूविंग फर्दर, देन ऑन 64th क्वेश्चन नंबर, विच इंडियन सोशियोलॉजिस्ट क्रिटिक द यूरोसेंट्रिक फॉर्म ऑफ सोशियोलॉजी. देन आर के मुखर्जी, ठीक है, इसके जो है आंसर है. देन हम बात करते हैं थोड़ा बहुत यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म की चर्चा कर लेते हैं. तो देखो मुखर्जी साहब ये कहते हैं कि ह्यूमैनिटी ना शेयर करते हैं बिटवीन डिफरेंट एथिकल वैल्यूज़ को, ठीक है. अब कैसे इसको हम और डीप जान, तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो ह्यूमैनिटी है ना, वो शेयर क्या करती है, कॉमन एथिकल वैल्यूज. मानवता क्या शेयर करती है, कॉमन एथिकल वैल्यू शेयर करती है. और हमें जो है सोशियोलॉजी का ये काम होना चाहिए कि वो यूनिवर्सल क्या करे, यूनिवर्सल वेलफेयर को प्रमोट करे, ठीक है, यूनिवर्सल वेलफेयर को प्रमोट करे. तो ह्यूमैनिटी कॉमन एथिकल वैल्यूज को जो शेयर करती है, और सोशियोलॉजी का काम होना चाहिए कि शुड प्रमोट द यूनिवर्सल वेलफेयर, ठीक है. और एक और चीज होनी चाहिए कि जो सोशल साइंस होना चाहिए, जो उन्होंने बोला वो ये कहा कि जो सोशल साइंस है वो कंबाइन होनी चाहिए तीन चीज़ों से, एथिक्स, कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज. इन तीनों से ये अप्रोच होना चाहिए. तो इसीलिए इनको पूरा फोकस जो रहा है वो किस पे रहा, यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म, मानवता के लिए काम करने के लिए, ठीक है, ओके. और इन्होंने बेसिकली ये भी जो सोसाइटी की पढ़ाई करी, इंडियन सोसाइटी की, वो नेटिव कल्चर से करेंगे. जितना आप उस जगह के कल्चर को जानोगे, लोकल ट्रेडिशंस को जानोगे, खुद इंडिजिनस एक्सपीरियंसेस करोगे, तो वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आप सोसाइटी को पढ़ पाओगे, ना कि हम वेस्टर्न जो थिंकर्स हैं उनकी डायरेक्ट अप्रोच ब्लाइंडली अप्लाई करने से. तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंडियन कास्ट सिस्टम में वो आप नहीं समझ सकते हो वेस्टर्न क्लास थ्योरी से. आपको इंडियन सोसाइटी को, इंडियन कास्ट सिस्टम को समझना है तो आपकी उसकी इंडिया की रियलिटी को जानना पड़ेगा. क्लियर है, ओके. अब देखते हैं हम ए आर देसाई के बारे में. ए आर देसाई बेसिकली ये जो है मार्क्सिस्ट अप्रोच अपनाते थे. सोशियोलॉजी में काफी ज़्यादा मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस थे. इंडियन नेशनलिज्म पे इन्होंने बात करी. देखो ऑप्शन आपके बार-बार वही रिपीट किया रहा है. आतिम मुखर्जी हमने ऊपर ही पढ़ा, यहाँ पे भी देख रहे हैं, ठीक है. इन्होंने पीजेंट स्टडी पे काम करा. तो लगभग आप पढ़ लोगे तो आपको एक मोटा आइडिया होना चाहिए सारे थिंकर्स के बारे में. तो वहाँ से जो एलिमिनेट करके आंसर निकला. तो हम बात करते हैं डीएन मजूमदार के बारे में. देखो डीएन मजूमदार ये थे 1903 से 1960 तक थे, और ये काफी पायनियर इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं, अपने टाइम के एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ठीक है. और इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को एज अ फॉर्मली एकेडमिक डिसिप्लिन में जो है इंप्लीमेंट करा. इन्होंने काफी सारे फील्ड वर्क करे, थ्योरीज करी, इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप करे, और उन्होंने कॉलोनियल जो ब्रिज है ना, एथनोग्राफी और पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद का, उसको भी उन्होंने क्या करा है, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करा है, ठीक है. और इन्होंने सोशल साइंस में भी काम करा हुआ है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, आजादी के बाद, ठीक है. और इनका जो थोड़ा सा बेसिक्स इनकी बायोग्राफी के बारे में बताऊं तो पटना बिहार से थे, और ये इन्होंने अपनी जो पीएचडी करी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से करी थी. और इनके जो नोटेबल वर्क्स हैं तो वो कुछ ऐसे हैं कि ट्राइब्स, ओके, हाँ, ट्राइब्स इन ट्रांजिशन. देन इन्होंने रेस एंड कल्चर पे भी काम करा. ये भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, रेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया. देन कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज, एक ये भी इनकी बुक रही है. तो ये सब इनकी थी. फिर बेसिकली इन्होंने इनका जो काम रहा है ना वो ट्राइबल स्टडीज़ करा है, प्लस इन्होंने एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं, और कास्ट स्टडी इन्होंने इंडिया में करी है. तो अगर मैं आपको ये पूरे मोटे थिंकर बता दूं तो जो हमारे घुरे भाई साहब थे वो इंडोलॉजी पे जो उन्होंने मेजर आइडिया दिया, ठीक है. और जो हमारे डीपी मुखर्जी साहब थे उन्होंने हमारा काम करा ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सोसाइटी के लिए. देन आर के मुखर्जी जो साहब थे वो उन्होंने यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म पे बात कही है. देन ए आर देसाई जो हमारे थे उन्होंने मार्क्सिस्ट अप्रोच अपनाई है, ठीक है. और जो हमारे एम एन श्रीनिवास थे उन्होंने संस्कृताइजेशन दिया है. क्लियर है, तो इससे आपको क्या एलिमिनेट करने में हेल्प मिलेगी. देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्राउंड थ्योरी इज अ सोशियोलॉजी रिसर्च वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय होम. तो इसका आंसर है बार्ले, ग्लेसनर, एंडली, एंसलम, स्ट्रॉस. सो देखो जो ग्राउंडेड थ्योरी है ना वो आपको समझ में आ रही है, ग्राउंडेड मतलब फील्ड से रिलेटेड कुछ आपको समझ में आ रहा होगा. तो ये बार्नी, ग्लेसनर और एंसलम स्ट्रॉस ने दी थी. इनकी एक बुक थी जिसका नाम था द डिस्कवरी ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी. ये 1967 में इन्होंने ये दी थी. अब देखो ये थ्योरी कहती क्या है, ये थ्योरी बेसिकली बताती है आपको ग्राउंडेड थ्योरी वो है आपकी क्वालिटेटिव अप्रोच. और क्वालिटेटिव अप्रोच में क्या होता है, रिसर्च मेथड में कि क्या करते हो ग्राउंडेड थ्योरी में, मतलब क्वालिटेटिव अप्रोच में कि थ्योरी जनरेटेड फ्रॉम डाटा. तो थ्योरी किससे जनरेट होती है, डाटा से जनरेट होती है. एंड ये ना इंपोज नहीं करी जाती बिफोर रिसर्च. ये डाटा से क्या करते हो, आप डाटा से थ्योरी को निकालते हो. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ट्रेडिशनल जो रिसर्च होती थी वो क्या करते थे, पहले थ्योरी डेवलप कर लिया आपने और देन आप डाटा पे जाते थे. बट जीटी में क्या होता है, ग्राउंडेड थ्योरी में क्या होता है, पहले आप डाटा कलेक्ट करते हो देन आप एक थ्योरी बनाते हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे हम रिसेंट एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्रीलिम्स का पेपर हुआ है तो उसमें काफी ज्यादा क्योस हुआ है. क्योंकि बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड आया था. तो अगर हम स्ट्रेस पूछे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को लेके तो उनका इंटरव्यू करें या उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करें, आइडेंटिफाई कुछ पैटर्न करें, तो ये क्या हुआ, हमने उनकी एनालिसिस करी, हमने उसकी रेडीमेड डाटा जो है निकाला, उनसे बात करी, उनसे जो भी निकल के आया, देन हमने एक थ्योरी दी. ठीक है, हम डायरेक्टली थ्योरी अप्लाई नहीं कर रहे, हमने पहले कुछ उनका इंटरव्यू करा, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करा, आइडेंटिफाई पैटर्न करा, फिर हमने कुछ डाटा निकाला, देन हमने उसे क्या करा, थ्योरी बनाई. ठीक है, कुछ नई फाइंडिंग्स लेके आया, उसी को हम कहते हैं जीटी ग्राउंडेड थ्योरी. क्लियर है इतना. अब देखो इसमें कुछ और भी हैं, जैसे कुछ अप्रोचेस हैं किसी चीज को पढ़ने की. तो पहला है कि इंडक्टिव अप्रोच है. ठीक है, इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, जहां पे थ्योरी डाटा से निकल के आती है. थ्योरी किससे निकल के आती है, डाटा से. ठीक है, अब एक होता है क्वालिटेटिव में क्या होता है, इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन से चीजें करते हैं अपन. इंटरव्यू करते हैं, उसको ऑब्जर्व करके फिर आप चीजें करते हैं. क्वालिटेटिव एक कांस्टेंट कंपैरिजन होता है, कंपेयरिंग डाटा रिपीटेडली, बार-बार एक ही चीजें आ रही हैं डाटा तो हम उसका भी कंपेयर करते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं. क्लियर हुआ, ओके, आगे बढ़. तो अब डेंजन एंड लिंकॉन, देखो डेंजन एंड लिंकॉन जो है वो भी क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए ही जाने जाते हैं. ठीक है, बट इन्होंने जो है ग्राउंड थ्योरी नहीं दी थी. ठीक है, इनकी फेमस बुक थी एक हैंडबुक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च. क्लियर. देन बात करते हैं क्लिफोर्ड, गिब्स एंड मार्क्यूस जी की. देखो क्लिफोर्ड पता है आपको, थिक डिस्क्रिप्शन इंटरप्रेटिव एंथ्रोपोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं. किस लिए बेसिकली किस लिए जाते हैं, थिक डिस्क्रिप्शन के लिए. थिक डिस्क्रिप्शन या फिर हम इसको कहेंगे इंटरप्रेटिव एंथ्रोपोलॉजी के लिए. ठीक है, वहीं जो हमारे ये मार्कस जी हैं ये हमारे जाने जाते हैं पोस्ट मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी के, पोस्ट मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी. क्लियर है.
तो अब देन हमारे आते हैं फील्डिंग इंजन एली आर एन, तो ये हमारे बेसिकली क्वालिटेटिव के लिए हैं, ये भी क्वालिटेटिव के लिए हैं, बट इन्हें कंप्यूटर बेस्ड असिस्टेंट के लिए माना जाता है, तो इनका वैसे भी कोई से रिलेशन नहीं है. ओके, देन वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सिंबॉलिक इंटरेक्शन व्हिच वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द होम अमंग द फॉलोइंग. तो इसका बेसिकली है हर्बर्ट ब्लूमर, क्योंकि जीएच मीड कंफ्यूज करेंगे, बट जीएच मीड ने कोई आइडिया दिया था, पूरा डिस्क्राइब करा था आइडिया को, बट जो हमारे हर्बर्ट ब्लूमर हैं उन्होंने क्या करा था, इस टर्म को कॉइन करा था. ठीक है, और जॉर्ज कूली ने हमारा दिया था लुकिंग ग्लास सेल. ठीक है, ओके. देन एंड जो लास्ट है हमारे वो एडमंड हसल, उन्होंने फेनोमेनोलॉजी की बात करी थी. ही वाज द फादर ऑफ द फेनोमेनोलॉजी, जो बेसिकली फोकस करती है किस पे, कॉन्शियसनेस एंड जो हमारे लिव्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं उसकी बात करती है. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू.